घपला करने में यूं तो हमारे ग्राम पंचायत के मुखिया नंबर 1 पे रहते हैं या फिर मनरेगा वाले रोजगार सेवक नंबर 1 पे रहते हैं, मगर हमारे राशन डीलर जो होते हैं ना, वो भी पीछे नहीं है। यदि आंकड़ों की बात की जाए तो वो भी कहीं ना कहीं आसपास जो है वो इनके ही मिलेंगे, 1 नंबर या 2 नंबर पे तो मिलेंगे ही मिलेंगे। और घपला कैसे करते हैं वो? गरीब लाचार लोगों को राशन कम देकर या फिर उनको जो सरकार द्वारा तय दर है उससे अधिक महंगी राशन देकर। मुझे बहुत सारे व्यूअर्स ने कमेंट करके कहा था कि मैं पीडीएस डीलर्स, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की जो डीलर्स है, जो जन वितरण प्रणाली है सरकार की, उसके ऊपर किस तरीके से आरटीआई लगाया जाए। ये पूरा डिटेल्ड आवेदन जो है मैं उस पर बना करके दिखाऊं, तो आज मैं वही दिखाने जा रहा हूं आप लोगों को कि किस तरीके से आप लोग एक सटीक आवेदन लिख सकते हैं अपने क्षेत्र के जो जन वितरण प्रणाली के जो भी डीलर है उनके खिलाफ, और आप सरकार से सवाल पूछ सकते हैं। कैसे लिखना है, क्या लिखना है, आपको एक एक डिटेल्स समझाऊंगा, बताऊंगा। आपसे बस विनती है कि आप ये वीडियो पूरा देखिए, क्योंकि यदि आपने वीडियो बीच में छोड़ दिया तो शायद आप सीख नहीं पाएंगे, समझ नहीं पाएंगे, और यदि आप कुछ ऐसा आवेदन लिखते हैं तो फिर शायद हो सकता है कि वो आवेदन अधूरा हो जाए और पर्याप्त हो उसमें कारण, और शायद आपको जवाब ना मिले या जवाब मिले तो अधूरा मिले। इसलिए आप ये वीडियो पूरा देखिएगा। और आप यदि हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसे ही वीडियो जो है वो आपको सूचना उसकी मिलती रहे। आपको ये वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज इसको लाइक जरूर कर दीजिएगा। और ऐसे ही बहुत सारी आरटीआई आवेदन की वीडियो जो है वो ऑलरेडी हमारे चैनल पे है। आप हमारे चैनल लिंक पे जा करके दूसरे आवेदन की वीडियो भी सीख सकते हैं, वीडियो देख करके सीख सकते हैं कि किस तरीके से सटीक और एक अच्छा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत आवेदन लिखा जाए, ताकि जवाब मिलना सुनिश्चित हो। चलते हैं स्क्रीन की तरफ, आपको बताते हैं किस तरीके से आप जो है एक एप्लीकेशन लिख सकते हैं। आपने एक सादा कागज लेना है, आप हैंड रिटन यानी कि हस्तलिखित आवेदन भी दे सकते हैं, कहीं से कोई दिक्कत नहीं होती है उससे। और आप चाहें तो इसको कंप्यूटर पे टाइप भी कर सकते हैं। मैं आपको कंप्यूटर पे टाइप के माध्यम से बता रहा हूं, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, मैंने आपको पहले वीडियो में भी बताया है कि आपको सबसे पहले अपना इंट्रो यानी कि अपना हेडिंग जो है वो बनाना है। इसमें चलते हैं फटाफट। जैसे हमने एक सादा कागज लिया है, आप यदि हैंड रिटन कर रहे हैं तो आप हैंड रिटन लिखेंगे, आप यदि टाइप कर रहे हैं तो आप इसको टाइप कर देंगे। सबसे पहले हमने इसमें हेडर बना दिया, अपना नाम लिख देना है आपको, जितेंद्र कुमार। आपका जो भी पता है अगले लाइन में आप उसको वो लिखेंगे। ये डमी पता मैंने लिखा है, आप अपना सही पता लिखेंगे ताकि पत्राचार में कोई दिक्कत ना हो। उसके बाद आप अपना संपर्क सूत्र यानी कि फोन नंबर जरूर लिख दीजिएगा। और यदि आपके पास ईमेल आईडी है तो आप ईमेल आईडी भी लिख सकते हैं, ताकि वो आपको ईमेल पे भी जवाब भेज सकते हैं। तो आपको ईमेल पे भी जवाब भेज देंगे, तो उससे क्या होगा कि जो पत्राचार के माध्यम से जो समय है वो बच सकता है। जो अगली कड़ी होती है इसमें, वो आपको दिनांक लिखना है। तो आप इसमें दिनांक लिख देंगे, जो भी तारीख है वो आप लिख देंगे। जैसे आज 1 अगस्त है तो मैं इसको 1 अगस्त कर देता हूँ, ये 1 अगस्त हो गया। तो 1 अगस्त को आप ये एप्लीकेशन लिख रहे हैं, आप वो एप्लीकेशन का लिखेंगे। अगला जो पैरा होगा वो होगा कि आप ये आवेदन लिख किसको रहे हैं, उस अधिकारी का पद और विभाग का पता जो है आपको यहाँ पे लिखना है। जैसे सेवा में लोक सूचना अधिकारी सह जिला आपूर्ति पदाधिकारी, ये हमारे बिहार में जो ये डिपार्टमेंट है ये जिला आपूर्ति पदाधिकारी हैंडल करते हैं। हो सकता है कि यदि आप किसी और राज्य से हैं तो थोड़ा सा डिपार्टमेंट जो है वो ऊपर नीचे हो सकता है। जैसे कहीं कहीं पे खाद्य आपूर्ति विभाग है और कहीं पे कुछ और भी नाम से जाना जाता होगा, मगर मिलता जुलता ही नाम होगा। तो आप ये एक बार चेक कर लीजिएगा कि आप जब भी ये आवेदन लिखें तो आप सही डिपार्टमेंट और सही पदाधिकारी को लिखें। बिहार में यह जिला आपूर्ति पदाधिकारी हैंडल करते हैं, तो मैंने उनको लिखा है। आप लिखेंगे लोक सूचना अधिकारी सह जिला आपूर्ति पदाधिकारी, जिला खाद्य एवं आपूर्ति कार्यालय, जिला का नाम, राज्य का नाम
और पिन, ये आप जरूर लिखिएगा। और ये उनका पूरा पता हो गया। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर जो आता है वो आता है सब्जेक्ट का, यानी कि विषय। तो विषय हमें किस तरीके से चुनाव करना है। जैसे मुझे जन वितरण प्रणाली के जो राशन विक्रेता हैं उनके ऊपर आरटीआई लगानी है, उनसे हमें कुछ सूचना चाहिए। तो मैं किस हिसाब से आरटीआई का जो सब्जेक्ट लिखूंगा वो ऐसा लिखना, विषय ग्राम पंचायत डैश, पंचायत का नाम आपको मेंशन करना है, के वार्ड संख्या 5, मैंने 5 लिखा है, आपका जो भी वार्ड संख्या होगा 1 2 3 4 8 10 12 आपको वहां पे ये लिखना है। में जन वितरण प्रणाली केंद्र, ब्रैकेट में आप डीलर का नाम दे दीजिए, श्री XYZ जो भी हो, से संबंधित सूचना के लिए सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत आवेदन। आप यहाँ पे सिंपल भी लिख सकते हैं, सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत आवेदन, तो भी यह परफेक्ट होगा, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। बट मैंने थोड़ा डिटेल लिख दिया है तो इसमें भी कोई परेशानी नहीं है। जो अगला पोर्शन होगा उसमें हमने क्या लिखना है, महोदय सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत ग्राम पंचायत राज, आपका जो पंचायत का नाम है वो प्रखंड का नाम, ब्रैकेट में डाल दीजिएगा पूरा पता, के वार्ड संख्या XYZ जो भी आपका वार्ड संख्या है, में जन वितरण प्रणाली केंद्र, ब्रैकेट में डीलर का नाम जो भी XYZ हो, से संबंधित निम्नलिखित सूचनाएं उपलब्ध कराएं। और यहाँ पे ना आपको पॉइंट वाइज लिखना है कि आप क्वेश्चन नंबर 1 और उसका सब क्वेश्चन है तो ABCD करके आप लिखिएगा जैसे मैंने लिखा है। कोई जरूरी नहीं कि आप यही क्वेश्चन लिखें, आप अपना क्वेश्चन बदल भी सकते हैं, पर मैंने ये क्वेश्चंस लिखे हैं आपके सुझाव के लिए, जानकारी के लिए, ताकि आप कुछ आइडिया यहाँ से ले सकें। आप चाहे तो ये क्वेश्चन भी लिख सकते हैं। उपरोक्त जन वितरण प्रणाली केंद्र पर वर्तमान में कितने राशन कार्ड लिंक्ड हैं, इसकी सूची निम्नलिखित विवरणों के साथ उपलब्ध कराएं। अब निम्नलिखित विवरण जो है वो आपको कैसे लिखना है, ABCD करके आप लिख सकते हैं इसमें, जैसे मैंने लिखा है। इसमें 3 चीजें लिखी हैं जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा आपको, राशन कार्ड धारी का नाम व पता, राशन कार्ड संख्या, राशन कार्ड जारी होने की तारीख। ये 3 चीज जो है मैंने उनसे मांगी है। अब जो अगला पॉइंट होगा वो मैं लिखूंगा इसमें दूसरे नंबर पे कि उपरोक्त जन वितरण प्रणाली केंद्र पर दिनांक 1 जनवरी 2022 से आपके जवाब लिखे जाने तक कितना अनाज या केरोसिन तेल सरकार द्वारा उपलब्ध कराया गया। ठीक है, अब इसको 2 नंबर पॉइंट कर दूंगा। तो अब आप जो है ना यहाँ पे स्पेसिफिक हो गए, स्पेसिफिक का मतलब सटीक हो गए कि हमें 1 जनवरी 2022 से जब तक आप जवाब लिखिएगा तब तक का कितना अनाज या केरोसिन तेल सरकार द्वारा उपलब्ध कराया गया, उसकी सूची जो है निम्नलिखित सूचनाओं के साथ उपलब्ध कराएं। और उसमें जो भी सूची होगी वो क्या क्या है मैं बताता हूं आपको। जो मैंने लिखा आप अपने हिसाब से प्रश्नों में फेरबदल कर सकते हैं। मैंने लिखा है कि कितना गेहूं उचित दर पर जन वितरण के लिए उपलब्ध कराया गया और उसमें कितना वितरण किया गया, इसका मासिक विवरण दें एवं स्टॉक रजिस्टर की प्रमाणित प्रति भी उपलब्ध कराएं। दूसरा मैंने लिखा है कितना चावल उचित दर पर जन वितरण के लिए उपलब्ध कराया गया और उसमें कितना वितरण किया गया, इसका मासिक विवरण दें एवं स्टॉक रजिस्टर की प्रमाणित प्रति भी उपलब्ध कराएं। और कितना केरोसिन तेल उचित दर पर जन वितरण के लिए उपलब्ध कराया गया और उसमें कितना वितरण किया गया, इसका मासिक विवरण दें एवं स्टॉक रजिस्टर की प्रमाणित प्रति भी उपलब्ध कराएं। अब मैं बहुत सटीक हो गया हूं कि मुझे 1 जनवरी 2022 के बाद का डाटा चाहिए। आप चाहें तो थोड़ा पहले का भी डाटा ले सकते हैं, आपकी उपयोग के अनुसार आप 1 साल 2 साल 3 साल का भी डाटा उनसे मांग सकते हैं, मगर जितने से आपका काम चल जाए आप उतना ही मांगिएगा, क्योंकि व्यर्थ का डाटा यदि आप मांगिएगा तो वो उनको बनाने में समय लगेगा तो वो इग्नोर भी कर सकते हैं, मना भी कर सकते हैं या नहीं भी दे सकते हैं। तो जितना सटीक डाटा हो, कम से कम डाटा हो जिससे आपका काम चल जाए, आप वही डाटा मांगिए। जो तीसरा प्रश्न है जो मैंने इसमें लिया है वो
लिया है कि उपरोक्त जन वितरण प्रणाली केंद्र पर दिनांक 1 जनवरी 2022 से आपके जवाब लिखे जाने तक कितने राशन कार्ड धारियों को गेहूं, चावल या केरोसिन तेल देने से मना किया गया, उसकी सूची राशन न उपलब्ध करने के कारण के साथ उपलब्ध कराएं। यानी कि आपने मना किया उनको और क्यों मना किया, ये दोनों डिटेल्स जो है मुझे चाहिए। यानी कि जिसको जिसको आपने मना कर दिया कि आपको राशन नहीं दे सकते हैं और क्यों मना किया, ये भी आप हमको बताइए। अगला पॉइंट जो मैंने इसमें लिखा है कि उपरोक्त जो जन वितरण प्रणाली केंद्र है उस पर 1 जनवरी 2022 से आपके जवाब लिखे जाने तक राशन और केरोसिन तेल के निम्नलिखित रिकॉर्डिंग की प्रमाणित प्रतियां उपलब्ध कराएं। अब कुछ रिकॉर्ड्स मैंने मांगे हैं, वो रिकॉर्ड्स क्या क्या हैं ये अभी आपको बताता हूं जो मैंने लिखा है इसमें। जैसे मास्टर कार्ड रजिस्टर, दैनिक बिक्री रजिस्टर, दैनिक स्टॉक रजिस्टर, मासिक स्टॉक रजिस्टर, निरीक्षण पुस्तिका और कैश मेमो। आप देख सकते हैं ये इसको मैं पॉइंट्स कर देता हूं अलग, ये पॉइंट्स अलग से होंगे, ठीक है, ऐसे हो गया। तो ये चीजें जो है मैंने उनसे मांगी है। ये सभी चीज जो है ये एक पीडीएस डीलर को, यानी कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जन वितरण प्रणाली के जो विक्रेता होते हैं, डीलर होते हैं, उनको ये सभी चीजें मेंटेन करना मस्ट होता है। तो आप इसकी एक कॉपी निश्चित ही मांग सकते हैं, ठीक है। और अगला प्रश्न जो मैंने सूचना जो उनसे मांगी है वो है कि उपरोक्त जन वितरण प्रणाली केंद्र पर दिनांक 1 जनवरी 2022 से आपके जवाब कितनी शिकायतें प्राप्त हुई, ठीक है, और उन शिकायतों पे क्या क्या हुआ उसका पूरा डिटेल्स आप उनसे मांग सकते हैं। इसका पॉइंट वाइज आप ऐसे मेंशन कर सकते हैं: शिकायत करने वाले का नाम, शिकायत का संक्षिप्त विवरण, शिकायत की तारीख, शिकायत पर की गई कार्रवाई का विवरण एवं शिकायत पर कार्रवाई करने वाले अधिकारी का नाम, पद व पता। तो ये 5 प्रश्न मैंने लिखे हैं। इसके अलावा मैं आपको एक और चीज बताता हूं कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत आप यदि चाहें तो आप निरीक्षण भी कर सकते हैं इन दस्तावेजों का, वो आपको मेंशन करना होगा इसमें। वो आप चाहें तो आप इसमें लिख सकते हैं कि अब अगली बार जब भी जन वितरण प्रणाली पर डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा तो मुझे सूचना दी जाए और मैं उसका निरीक्षण करना चाहूंगा, जैसे वजन कम देना या ज्यादा पैसे लेना, तो आप ये निरीक्षण भी कर सकते हैं, ठीक है। अब अगला जो पोर्शन है वो है फीस का। आपको पता है आरटीआई में जो है एक 10 रुपए की फीस लगती है, ठीक है, और वो 10 रुपए की फीस जो है वो सिर्फ वो लोग दे करते हैं जो बीपीएल से संबंध नहीं रखते हैं। तो यदि आवेदक बीपीएल कार्डधारी है तो उनको कोई भी शुल्क नहीं देना है, और यदि आवेदक जो है वो बीपीएल कार्डधारी नहीं है तो वो 10 रुपए का पोस्टल ऑर्डर संलग्न कर सकते हैं। वो आपको लिखना है यहाँ पे इसके जस्ट नीचे कि मैं आवेदन फीस के रूप में 10 रुपए का पोस्टल ऑर्डर संलग्न कर रहा हूँ। पोस्टल ऑर्डर की जो संख्या है वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। यह पोस्टल ऑर्डर आपको नजदीकी डाकघर में आपको मिल जाएगा, और जो पोस्टल ऑर्डर होता है उसमें सेवा में आपको लिखना है लोक सूचना पदाधिकारी, उसको क्रॉस करना मत भूलिएगा, और साथ में आप उस पर अपना पूरा पता लिखना भी मत भूलिएगा, ठीक है। और उसकी एक कॉपी जो होती है वो आप संभाल कर रख भी सकते हैं। मैं आपको कैमरा पे दिखा भी देता हूं। जैसे ये पोस्टल ऑर्डर है, ये पोस्टल ऑर्डर है आप देख रहे हैं। तो इस पोस्टल ऑर्डर में जो ये पोर्शन है, ये पोर्शन जो है ये आपको रख लेना है संभाल के इस पे लिख करके, और यहाँ पे आपको लिखना है सेवा में लोक सूचना पदाधिकारी। यहाँ पे आपको अपना पूरा पता लिखना है। आपको पूरा डिटेल्स यहाँ पे दिख रहा होगा, अभी पूरा क्लियर नहीं है, लेकिन आप जब भी पोस्टल ऑर्डर खरीदेंगे तो आपको पता चल जाएगा, ये आपको डाक घर में आसानी से मिल जाएगा। तो आपको 10 रुपए का पोस्टल ऑर्डर संलग्न करना है, और वहीं पर उसकी पोस्टल ऑर्डर का नंबर भी है, आप वो नंबर भी मेंशन कर सकते हैं। या आप यदि आवेदक या आप बीपीएल कार्डधारी हैं तो आपको यह पोस्टल ऑर्डर पे करने की, फीस पे करने की जरूरत नहीं है। तो आपको सिंपली लिखना है कि आवेदक जो है वो बीपीएल कार्डधारी है और इसलिए सभी देय शुल्क से मुक्त है,
और आपको या आवेदक को बीपीएल कार्ड संख्या जो भी होगा वो यहाँ पे मेंशन करना है, और उसकी एक प्रति, उसकी एक फोटोकॉपी जो है आपको इस एप्लीकेशन के साथ संलग्न करना है। तो सपोज कीजिए कि मैं बीपीएल से संबंध नहीं रखता हूं, तो मैं इस पोर्शन को हटा दूंगा, मैं बिल्कुल भी नहीं लिखूंगा मैं इसमें, ठीक है। और अब जो अगला वो है, वो आपको क्या करना है, आपको कुछ सूचनाएं उनको बतानी है, कुछ बताना है उनको, ताकि थोड़ा सा परफेक्शन आ जाए आपके एप्लीकेशन में, आपके आवेदन में। तो आप लिखेंगे यहाँ पे नीचे दी गई जानकारी आपके सूचना और विचार के लिए है, और यहाँ पे कुछ सूचना आप उनको बता दीजिए, लिख दीजिए कि भाई बहुत सारी चीजें हैं जो आपको हो सकता है नहीं पता हो सूचना के अधिकार के नियम के तहत, तो मैं आपको बता देता हूँ। और उसको भी आपने पॉइंट वाइज लिखना है। पहला पॉइंट लिखना है, यदि मांगी गई सूचना आपके विभाग कार्यालय से संबंधित नहीं है तो सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6 सब धारा 3 का संज्ञान लेते हुए मेरा आवेदन संबंधित लोक सूचना अधिकारी को 5 दिनों के समयावधि के अंतर्गत हस्तांतरित करें और उसकी एक प्रति मुझे भी भेजें, ठीक है। हाँ, ये ड्यूटी होती है उनकी। यदि गलती से हमने किसी और डिपार्टमेंट में आरटीआई लगा दिया तो भी घबराने की जरूरत नहीं है। आरटीआई एक्ट 2005 के हिसाब से के तहत ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, उस पीआईओ की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो उसको सही पीआईओ तक पहुंचाए, और इसके लिए आरटीआई एक्ट में प्रावधान है, 5 दिनों का समय है। और जब भी वो इसको ट्रांसफर करेंगे तो उस ट्रांसफर की एक कॉपी भी आपको प्रदान की जाएगी कि भाई साहब मैंने आपका जो एप्लीकेशन है वो सही जगह पे जो है सही पीआईओ को ट्रांसफर कर दिया है, और उसकी एक कॉपी ये रही, ठीक है। तो उसके बाद भी जो दूसरा पॉइंट है वो आपको मेंशन करना है यहाँ पे कि आप जब भी जवाब देंगे हमें इसका सूचना का, तो आप जवाब के साथ प्रथम अपीलीय अधिकारी का पद, नाम व पता अवश्य बताएंगे। प्रथम अपीलीय पदाधिकारी कौन होते हैं? वो पदाधिकारी यदि आपको जो जवाब देते हैं वो या तो भ्रामक जवाब है, या अधूरा जवाब है, या सही जवाब नहीं है, तो आप इसको अपील कर सकते हैं प्रथम अपीलीय पदाधिकारी को कि सर जो सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत जो आपकी जन सूचना अधिकारी ने जो सूचना प्रदान की है वो गलत है या भ्रामक है या अधूरा है, तो मैं आपको अपील करता हूं और निवेदन करता हूं कि आप मुझे फिर से जो है सूचना प्रदान कराई जाए, ठीक है। तो आप ये भी जरूर लिखिएगा। उसके बाद फिर आप तीसरा पॉइंट इसमें लिखिएगा कि मैं आरटीआई एक्ट 2005 के तहत आपसे अनुरोध करता हूं कि जानकारी जिस रूप में मांगी जा रही है उसी रूप में प्रदान करें। जैसे जिस रूप का मतलब कि आप ईमेल में चाहते हैं डाटा, या फ्लॉपी में चाहते हैं, या सीडी में चाहते हैं, या हार्ड कॉपी चाहते हैं, तो वो आप उनसे बता रहे हैं कि यदि मुझे सीडी में चाहिए तो आप मुझे सीडी में ही दीजिए, ठीक है ना। उसकी जो फीस होगी वो आपसे मांगी जाएगी अलग से, तो वो आपको फीस जमा करनी पड़ेगी, ठीक है। तो आप ये चीज भी जरूर मेंशन कीजिएगा। उसके बाद फिर आपको ये जरूर मेंशन करना है कि जो आरटीआई एक्ट है उसकी जो धारा 7 सब धारा 1 कहती है कि अनुरोधित जानकारी जो है वो 30 दिनों के अंदर प्रदान करना है। तो आपको ये भी बता दे रहे हैं कि ये जो डाटा हमने आपसे मांगा है, जो सूचना हमने आपसे मांगा है, वो 30 दिनों के अंदर आप मुझे प्रदान करें। उसके बाद जो अगला पॉइंट आप लिखिए इसमें कि यदि आप मेरे आवेदन को अस्वीकार करते हैं, यानी कि आपको मैंने एक आवेदन दिया आरटीआई एक्ट 2005 के तहत कि मुझे अमुक अमुक सूचना चाहिए, मगर आपने उसको रिजेक्ट कर दिया, तो मैं आपको बता दूं कि सेक्शन 7 सब सेक्शन 8 के तहत आपको मुझे रीजन बताना पड़ेगा, और साथ में आरटीआई एक्ट 2005 की वो धारा भी बतानी पड़ेगी कि किस धारा के तहत आपने मेरा आवेदन अस्वीकार किया है। तो ये जरूर लिखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि कई बार जो है ये लोग बेवजह भी जो है ना रिजेक्ट कर देते हैं, डाटा देना नहीं चाहते हैं। अगला पॉइंट जो आपको लिखना है कि मैं आपको बता दूं कि कई बार क्या होता है दोस्तों कि ना ये आपको जनरली गोपनीय शब्द का इस्तेमाल करके या व्यक्तिगत शब्द का इस्तेमाल करके जो है ना बहुत से डाटा नहीं देते हैं, बहुत से सूचनाएं नहीं देंगे बहुत बार। तो आप इसमें ये मेंशन कर दीजिए कि जो आरटीआई एक्ट की जो सेक्शन 8 सब सेक्शन 1 सब सेक्शन जे के अनुसार जो सूचना, जो इंफॉर्मेशन संसद या राज्य विधानमंडल में डिस्कस नहीं किया जा सकता, वही सूचना जो है
से मैं वंचित रह सकता हूं। यदि आप वहां पे डिस्कस कर सकते हैं तो वो सूचना हमें भी मिल सकता है, आप मुझे उससे वंचित नहीं रख सकते हैं। ठीक है, तो आप ये बता दीजिए कि ये बहुत ही क्रूशियल, बहुत ही इंपॉर्टेंट कोई इंफॉर्मेशन है जो डिस्कस तक नहीं किया जा सकता सिक्योरिटी रीजन से, यूनिटी के रीजन से, देश के मान सम्मान के रीजन से, तो फिर आप मुझे मत दीजिए। लेकिन यदि हम इसको डिस्कस कर सकते हैं विधानमंडल में या संसद में, तो आप मुझे उस इंफॉर्मेशन से डिनाई नहीं कर सकते हैं। तो आप ये भी मुझे आप उनको लिख दीजिएगा, ताकि आपको सूचना मिलने में जो है ना वो ज्यादा बहानेबाजी नहीं करेंगे। तो अगला पॉइंट जो है वो आपने ये लिखना है कि यदि आपने मुझे 30 दिनों के अंदर जवाब नहीं दिया या मुझे किसी भी तरीके का कोई निर्णय प्राप्त नहीं हुआ, तो मैं सेक्शन 7 सब सेक्शन 2 के तहत ये मान लूंगा कि आपने मेरा अनुरोध जो है, आवेदन का अनुरोध जो है वो अस्वीकार कर दिया है, और मैं फिर जो अगली कार्रवाई है अपील करने की या स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन या सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन में जाने की, मैं वहां जा सकता हूं। तो मैं ये मान लूंगा, और इसका सेक्शन का आप जिक्र जरूर कर दीजिएगा ताकि उनको लग जाए कि भाई ये इसके पास पूरी नॉलेज है और ये जा सकता है। ठीक है, उसके बाद की जो अगला पॉइंट है वो आप मेंशन कीजिएगा कि आप जो है मुझसे फालतू की इंफॉर्मेशन नहीं मांग सकते हैं। जैसे आप जो है मुझसे ये कारण नहीं पूछ सकते हैं कि आपको ये सूचना क्यों चाहिए। हाँ, यदि आपको मुझसे संपर्क करने के लिए या पत्राचार भेजने के लिए आपको यदि पता कंफर्म करना है, तो आप मुझसे वो पता कंफर्म कर सकते हैं, पता मांग सकते हैं, ईमेल आईडी मांग सकते हैं, फोन नंबर मांग सकते हैं, मगर आप मुझसे ये नहीं मांग सकते, पूछ सकते कि आपको ये डाटा क्यों चाहिए। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आप उसको मेंशन कर सकते हैं। वैसे तो पॉइंट्स बहुत सारे हैं, पूरा आरटीआई एक्ट ही है, मगर ये कुछ खास चुनिंदा पॉइंट्स हैं जो आप लिखिएगा तो निश्चित ही जो है इसका एक अच्छा असर पड़ेगा उन पे, और जवाब जल्दी मिलने की उम्मीद की जा सकती है और सटीक रूप से मिलने की उम्मीद की जा सकती है। उसके बाद आपको एक घोषणा जरूर लिखना है कि मैं घोषणा करता हूं कि मैं भारत का नागरिक हूं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैं किसी भी मामले में और किसी के तहत प्राप्त जानकारी का उपयोग पास, साझा, प्रदर्शन या प्रसारित किसी भी व्यक्ति के साथ या किसी भी तरीके से नहीं करूंगा जो एकता के लिए हानिकारक हो और सब प्रभुता या भारत के हित के खिलाफ हो। और इसके बाद आपको छोटा सा अपना एक सिग्नेचर दे देना है और आपको पूरा पता लिख देना है यहाँ पे। ठीक है, जैसे सादर धन्यवाद भवदीय जितेंद्र कुमार, आपको अपना पूरा पता लिखना है, फोन नंबर लिखना है। दैट्स इट, आपका एप्लीकेशन तैयार है। आप इसके साथ यदि आप बीपीएल फैमिली से बिलोंग करते हैं तो आपको बीपीएल कार्ड की एक फोटोकॉपी अटैच करनी है। यदि आप बीपीएल से बिलोंग नहीं करते हैं तो आपको 10 रुपए का पोस्टल ऑर्डर इसके साथ संलग्न करना है, और उसकी डिटेल्स आप अपने पास जरूर रखिएगा। और इसको नॉर्मल पोस्ट से नहीं, हमेशा रजिस्टर्ड पोस्ट से ही भेजिएगा, और इसकी एक कॉपी आप अपने पास रखिएगा, और उसके ऊपर जो रजिस्टर्ड पोस्ट की जो चिट होती है, जो एक्नॉलेजमेंट होती है, वो उसके साथ लगा के रखिएगा, ताकि वो आपके पास प्रूफ है कि आपने इस तारीख को वो लेटर, वो आवेदन अमुक अधिकारी को भेजा था, सूचना के अधिकार के तहत आपने आवेदन किया था। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं, मुझे कुछ मित्रों ने कहा था, मेरे कुछ व्यूअर्स ने कहा था कि मैं राशन डीलर के ऊपर आवेदन बनाऊं, तो मैंने वो आवेदन बनाया है, और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको जरूर कुछ न कुछ सीखने को मिला होगा। और यदि आपको इसकी सॉफ्ट कॉपी चाहिए तो आप प्लीज मुझे कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, मैं आपको निश्चित ही दूंगा। मैं एक बार फिर से आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि यदि आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक भी कीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। जनहित में यह वीडियो मैंने बनाया है, और ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये बात पहुंचे, वो सीखें, और जो सिस्टम जो करप्ट हो चुका है ना, अंदर से खोखला हो चुका है, घुन लग चुका है, उसको कुछ साफ करने की कोशिश करें। बहुत से ऐसे हमारे दोस्त हैं जो कुछ करना चाहते हैं, मगर उनको ना सही ढंग से गाइडेंस नहीं मिल पाता है, और इसीलिए मैं उन सब से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप बेहिचक मुझसे संपर्क करें, मुझे कमेंट करके बताएं, और मैं आपकी पूरी की पूरी हेल्प करूंगा। आपको यदि ये सॉफ्ट कॉपी चाहिए तो आप मुझे प्लीज कमेंट करके बताइएगा, मैं आपको भेज दूंगा। और साथ में मैं एक और रिक्वेस्ट करूंगा आपसे कि यदि आपने मुझे अभी तक फॉलो नहीं किया है तो फॉलो कर लीजिएगा। मैं फेसबुक पे भी हूँ @BingRespo, ट्विटर @BingRespo, इंस्टाग्राम पे भी हूँ @BingRespo,
और मैं पब्लिक ऐप पर भी हूँ @BeingRespo। आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं rtiactivistjitendra@gmail.com। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। साथ में आप मुझे कमेंट करके ये भी बताइएगा कि मैं अगली वीडियो किस टॉपिक पर बनाऊं, किस चीज पर बनाऊं। मैं निश्चित ही आपसे वादा करता हूं कि मैं निश्चित ही उस पर वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूंगा और जल्द से जल्द उस वीडियो को बनाकर आप तक पहुंचाऊंगा। चलता हूं दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। मेरा नाम जितेंद्र है, RTI एक्टिविस्ट। नमस्कार।